कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए ये रहना। सुना होगा गाना आपने, किशोर कुमार ने गाया था, फिल्म अमर प्रेम। ये गीत मैं गुनगुना नहीं रहा हूं, बता किस ले रहा हूं, क्योंकि अगर आज आपने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्शन कमीशन पर उठ रहे आरोपों को लेकर ये अपनी दो लाइनें बोली। अब आप समझ गए होंगे कहानी, ज्यादा इसमें विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज बात होगी महाराष्ट्र और साथ ही साथ झारखंड में होने वाले विधानसभा उपचुनावों की, लेकिन जरूरी और प्रमुखता के साथ राजस्थान की 7 सीटों के उपचुनाव की भी चर्चा होगी। हेमंत, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आज चुनाव आयोग की तरफ से महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में होने वाले बाई इलेक्शन की तारीखों का भी ऐलान कर दिया। और अगर हम जैसे कि आप बता रहे थे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने का भी ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कुछ शेर व शायरी के अंदाज में किया गया, कुछ ये बताने की कोशिश के अंदाज में किया गया कि ईवीएम को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हों, चाहे या फिर इलेक्शन कमीशन पर जो सवाल खड़े हो रहे हों, चाहे वो इलेक्शन कमीशन उनका सामना करने के लिए तैयार है। ईवीएम की बैटरी का जिक्र भी आया वहाँ पर। उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो पहले ही कहा है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती है और ये किसी डिवाइस, ये एक अलग विषय है हेमंत, लेकिन सीधा अगर 7 सीटों की अगर हम राजस्थान की बात करें, 7 सीटें, 7 चुनौतियां, सबकी चुनौतियों की बात करेंगे हम इस वीडियो में। बीजेपी की क्या चुनौतियां होंगी? सरकार है डबल इंजन की, प्रदेश में भी और देश में भी, केंद्र में भी। कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल, इधर भी दूसरे नंबर पर उनके विधायक हैं, संसद में सांसद भी लोकसभा में दूसरे नंबर पर हैं। तीसरी बात किसकी? हनुमान बेनीवाल की। चौथी बात बीएपी की बात होगी, राजकुमार राउत की होगी। अब बाकी सोचेंगे बाकी 3 फैक्टर कौन से होंगे? 3 फैक्टर बहुत जरूरी हैं। कौन से फैक्टर हो सकते हैं? दरअसल जब चुनाव होता है, उपचुनाव हो, मध्यावधि चुनाव हो, पूर्ण चुनाव हो, तो बागी एक बड़ा प्रमुख फैक्टर यहां पर बनते हैं। कौन बागी हो सकता है? क्या बागी होंगे? क्योंकि एक टिकट के कई दावेदार होते हैं। दूसरी तरफ बात निर्दलियों की भी होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जनता जनार्दन वोटर की होगी। वो क्योंकि सरकार बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, क्योंकि इनके नतीजे से राजस्थान के समीकरण पर, राजस्थान के बहुमत पर, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। सभी समीकरणों की बात होगी। आइए शुरुआत बीजेपी की चुनौतियों से करते हैं हेमंत। बिल्कुल, बीजेपी की चुनौतियों की अगर हम बात करें रविंद्र, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सरकार ने अब तक विधानसभा चुनाव के बाद, सत्ता में आने के बाद जो काम किए हैं, वो कितने जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, उनको जनता के बीच में ले जाएंगे। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, 2 मुद्दे लेकर चले थे वो आगे। नहीं, पेपर लीक नहीं, जो सरकार ने अब तक काम किए, चाहे वो किसानों को लेकर के किए हो, चाहे वो महंगाई पर लेकर के किए हो, चाहे जो विधानसभा चुनाव में उन्होंने वादे किए थे कि हम बिजली सस्ती कर देंगे, किसानों को 8 घंटे बिजली दी जाएगी, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे, या फिर अगर पानी की व्यवस्था के माकूल इंतजाम होंगे, बाकी दूसरी नौकरियों के रोजगार की बात है। अब इसके साथ साथ पेपर लीक भी आगे जाएगा, साथ साथ में अब तक क्या भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए काम किए गए वो भी आगे जाएगा। तो ये भी देखने वाली बात होगी। ये भी एक चुनौती के तौर पर है कि बीजेपी ने अपने 9 महीने 8-9 महीने के कार्यकाल में कितना काम जो वादे किए थे वो करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पहले कुछ ही देर पहले बीजेपी की प्रदेश इकाई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। राजेंद्र राठौड़ उसमें आए थे, लक्ष्मीकांत भारद्वाज आए थे। उनकी तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा सरकार के, राजस्थान सरकार के कामकाज को बताया गया कि भाई दिसंबर तक, इस साल के अंत तक 1 लाख नौकरियों को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। जो कैलेंडर है नियुक्तियों का, उसको जारी कर दिया गया है। यानी जैसा हमने कहा जिक्र कि भाई पेपर लीक भी अहम मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी है, नौकरी भी है, और किसानों से संबंधित तमाम आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर क्या काम इस 10 महीने 11 महीने के दौरान बीजेपी ने किया है, इसको किस तरह से रखती है, तो यह बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि भाई इन्होंने कुछ काम नहीं किया, मंत्री खुद नहीं जानते कि क्या काम हो रहा है, और बड़े आरोप ये भी लगते हैं कि भाई जब तक आगे से हरी झंडी नहीं मिलती है तब तक यहां पर कोई काम नहीं होता है। तो इन आरोपों का जवाब किस तरह से हो दिया जाएगा, जनता को अपना 10 महीने का रिपोर्ट कार्ड किस तरह से पेश किया जाएगा। डबल इंजन की सरकार की आप बात करते हैं तो केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ आपके लिए लाया गया, ईआरसीपी पर कितना काम किया, लगातार ये जो राइजिंग राजस्थान चल रहा है इसको लेकर क्या पुख्ता निवेशक आ रहे हैं, ये मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बड़ा फैक्टर है। उद्योगों को लेकर के क्या काम किया है, रोजगार कैसे जनरेट किए गए, चाहे वो सरकारी नहीं, प्राइवेट सेक्टर के रोजगार कैसे सरकार बढ़ा रही है, निवेश के माध्यम से हो, उद्योगों को बढ़ावा देने के माध्यम से हो, तो ये तो एक फैक्टर रहेगा ही रहेगा। ठीक बात। इसके अलावा एक और फैक्टर, वो फैक्टर ये है कि
एक कांग्रेस नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश करेगी जनता के बीच में कि ये पर्ची सरकार है, जैसे पहले दिन से ही कांग्रेस के नेता कहते हैं। हाँ। वो ले जाने की कोशिश करेगी विपक्ष के तौर पर कांग्रेस हाँ, तो उसका पार्टी। जवाब खर्ची सरकार। भाई, हाँ। वो पिछली सरकार खर्ची सरकार थी, वहां पर आप पैसा खर्च करते थे, अपना काम कराते थे और हर जिले में एक मुख्यमंत्री होता थोड़ा था। सा आपको इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि अभी देखिए, अभी 2-3 दिन में आपने देखा कि स्थानांतरण को लेकर के एक आदेश शिक्षा विभाग का आज वापस हुआ है, ठीक है। रिटर्न करना पड़ा है। ऐसे ही जो ट्रांसफर लिस्टें थी उनमें भी लगातार परिवर्तन को लेकर के बीजेपी की सरकार कांग्रेस के निशाने पर है। तो वो ये कोशिश होगी कि जनता के बीच में लेकर जाए कि ये सरकार निर्णय नहीं कर सकती है। मगरमच्छ पकड़ेंगे, कहा कौन से मगरमच्छ आए देखिए बताइए। कहा कि हम आरपीएससी को रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे, क्या आरपीएससी रिकंस्ट्रक्ट हो गई? क्या परीक्षाएं भर्ती हम आगे आने वाली ठीक तरीके से करवा पाएंगे? वो तो और कैलेंडर जारी हो गया तो ये पता है कि ये वाली होगी। तो ये आपने जो मुद्दा उठाया कि रोजगार का मुद्दा होगा, बेरोजगारों का मुद्दा होगा, तो ये एक चुनौती है। कांग्रेस की चुनौती पे बात करते हैं, उसमें भी शुरुआत कीजिए आप। क्या है कांग्रेस अब की कांग्रेस चुनौतियां? की चुनौतियां अच्छा, एक देखिए। चीज और, एक चीज ये कि भाई ये 7 सीटें हैं, सभी को पता है, जी। क्योंकि आपका हमारे से ज्यादा जानकारी है, राजनीतिक तौर पर आप सजग हैं। 7 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास हैं, एक बीएपी के पास, एक आरएलपी के पास है, एक बीजेपी के पास है। 2 सीटों पर सहानुभूति फैक्टर कितना काम करेगा, बात उस पर होगी। रामगढ़ और सलूंबर की, एक बीजेपी के, कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस के लिए कौन सी बड़ी चुनौती होगी इन उपचुनावों में, आइए उस पर हेमंत पहले आप। देखिए, कांग्रेस के लिए जो सीटें सांसद जो है विधायक थे और वो सांसद बन गए, है ना, उन पर ये चुनौती है कि वो चाहेंगे कि वो अपने ही रिश्तेदार को, अपने जानकार को टिकट दिलाएं। हाँ। तो प्रत्याशी चयन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है, नहीं, अगर- ऐसा क्यों दिलाएं वो? अब क्यों पार्टी में अपने क्यों? कार्यकर्ता भी तो होंगे भाई। मतलब अगर नहीं, 5 नहीं, सीट यही- जिन पे इंडिया गठबंधन लड़ा था, आरएलपी भी थी, बीएपी भी थी भाई, इनमें से 3 सीटें आप मान लीजिए दौसा हो गई, जी। झुंझुनू हो गई, और तीसरी सीट जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार जीत कर आए हैं, हम मिस करें, खैर। देवली उनियारा से हरीश मीणा। हाँ, नहीं, अगर हम सांसद की बात करें, जो सांसद जी, बने हैं, तो हाँ। दौसा हो गए, एक देवली आपका- उनियारा हो गई, हरीश मीणा कांग्रेस के ही सांसद बने हैं देवली उनियारा से, और जो है ठीक है, मतलब दौसा जिले की 2 झुंझुनू सीटें हो हो गई, ब्रिजेंद्र जी। वाली सीट है ना, और रामगढ़ वाली सीट जिसपे जुबेर खान का ठीक। निधन हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि जो कांग्रेस के विधायक सांसद बन गए, वो ये चाहेंगे कि हम यहाँ पर विधायक थे तो हमारा ही कोई जानकार वापस विधायक बने उस सीट पे। अब जैसे दौसा की बात मतलब कर लीजिए। सांसद भी आप बन जाएं, हाँ, विधायक भी आप बड़ा बन जाएं, फैक्टर तो है। कार्यकर्ता आएगा दरी बिछाने के लिए और यही कुर्सी तो उठाने के चुनौती लिए। है। अच्छा, ये चुनौती, यही तो चुनौती ओके। होगी कांग्रेस पार्टी के सामने कि क्या आप अपने सांसदों की बात मानेंगे, हाँ। या फिर आप अपने कार्यकर्ता को तरजीह देंगे, या फिर आप उस व्यक्ति को तरजीह देंगे जो वाकई जीत का दावा कर रहा हो या जीतने का मतलब मादा प्रत्याशी रखता का हो। चुनाव कांग्रेस बहुत के लिए एक महत्वपूर्ण बड़ा होने वाला है, फैक्टर बहुत होगा। महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि दौसा की बात कर लें, चलिए, दौसा में मुरारीलाल मीणा विधायक थे, हाँ, सांसद बने। हाँ। अब आज देखिए जितने कैंडिडेट चल रहे हैं कांग्रेस के भीतर, एक उनकी बेटी निहारिका का नाम आ रहा है कि उसको टिकट दिया जा सकता है। कुछ दिन पहले आया कि उनके ड्राइवर को टिकट देने की वकालत हो रही है। तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार वहां पर टिकट किसको देंगे। तो वो बीजेपी के सामने भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी के सामने भी ये चुनौती है कि प्रत्याशियों का चयन किस आधार पर होगा, और फिर जो धरातल के ऊपर जो प्रत्याशी आएंगे वो समीकरण अलग होंगे। रविंद्र, अच्छा, आपने इसकी बात कर ली, लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो यहाँ पे बताना जरूरी है कि चाहे अशोक गहलोत की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री, या फिर सचिन पायलट की बात करें, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, ये दोनों जो है महाराष्ट्र में सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर इनकी ड्यूटी लगाई गई है। और महाराष्ट्र की बात करें चुनावों की, तो वहाँ अपना 13 तारीख को चुनाव होने जा रहा है भाई। झारखंड में 13 और 20 को हो रहे हैं, और 13 ही तारीख को यहाँ पर राजस्थान में भी चुनाव है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी फुल फ्लैश ड्यूटी पूरी तरह से महाराष्ट्र में ही लगी रहेगी, और खुलकर यहाँ गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और बाकी नेताओं को यहाँ पर चुनाव लड़ना होगा। क्या उनकी कमी महसूस होगी, ये भी एक बड़ा फैक्टर। अब इनकी बात करें बिना तो राजस्थान का कोई चुनाव जो है वो होता ही नहीं अब है। ये तो वहाँ रहेंगे ना, अशोक लेकिन गहलोत और सचिन पायलट के दिल तो से ये भी पार्टी दिमाग- ने- और- ये रहेंगे वहां पे, या फिर कहाँ उनका दिल कहाँ रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। ये कहीं भी ये रहे। फैक्टर है ये नहीं है? दोनों एक ऐसे बड़े नेता, बिल्कुल फैक्टर है। ये दोनों इतने बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर नहीं बल्कि राजस्थान में भी, कि ये कहीं पर भी रहें, इनकी राजनीति वहां पर जो है वो सियासी बिसात में काम करेगी। अच्छा, आज जब हम चर्चा कर रहे थे 8 की फाइट प्रोग्राम में, आपने भी 5 बजे 5 का प्रहार किया, हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन बनाया। भाई, आपने बीएपी के साथ गठबंधन किया, इधर आरएलपी के साथ गठबंधन किया, लेकिन उसके बाद आपके साथ आंखें दिखाने लगे। आरएलपी से हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि भाई ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। अब गठबंधन अगर नहीं होगा तो आपको खींवसर सीट पर कितना नुकसान होगा अगर आप गठबंधन नहीं करते हैं।
क्योंकि अगर ये दोनों के ही वोट, चाहे हनुमान बेनीवाल के हों या कांग्रेस के वोट हों, ये जो जो इन दोनों को वोट मिलने वाले हैं, ये एंटी बीजेपी हम एक तरह से कह सकते हैं, यानी कि एंटी बीजेपी जो वोट हैं वो दोनों को जाएंगे। तो अगर आप गठबंधन नहीं कर पाए तो खींवसर में आपको नुकसान। दूसरी तरफ सलूम्बर की बात कर लें, वो भी आदिवासी बेल्ट आती है उदयपुर की। तीसरी तरफ 84 अगर बांसवाड़ा की सीट की बात कर लें, वहां पर भी पूरी तरह से तैयार है। और यहाँ बांसवाड़ा में ये और बीजेपी के उम्मीदवार ने तो कह दिया कि भाई हमें कोई समर्थन नहीं लेना। अगर ये बात यहाँ तक रहती तब भी ठीक था रविंद्र, कि हमें कोई समर्थन नहीं लेना, ये अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये बात अब इससे आगे है। आगे कैसे? आज ये हनुमान बेनीवाल ने दोनों पार्टियों पर निशाना साधा, कांग्रेस पर भी साधा, बीजेपी पर भी साधा। हनुमान बेनीवाल वो शख्स हैं जो कांग्रेस के साथ भी गठबंधन में रह चुके हैं और बीजेपी के साथ भी पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन में रह चुके हैं। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल आज दोनों को आंखें दिखा रहे हैं, दोनों पर ही वार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां एक जैसी, इसलिए आप मुझे चुनिए। हनुमान बेनीवाल फैक्टर की कर लेते हैं बात अब। हाँ। नहीं तो हनुमान बेनीवाल से लोग नहीं पूछेंगे भाई पहले आप जब विधायक थे, मतलब आप सांसद थे, पहले विधानसभा चुनाव आए, आप विधायक का चुनाव लड़ने लगे। अब आप जब विधायक बन गए, फिर जब लोकसभा के चुनाव आए, आपने अपनी विधायकी छोड़ दी 6 महीने के अंदर और आप जो है लोकसभा में बैठ गए। अब जब फिर ये सीट खाली हो गई खींवसर की, तब आप अपने परिवार के लिए देख रहे हैं। तो आप सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। आप ये जनता को, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि भाई आपकी नागौर में तूती बोलती है, नागौर के अलावा और जगहों पर आप पूरी तरह से जाटों के समर्थन की, युवाओं की शक्ति की बात करते हैं, लेकिन ये सवाल वोटर के मन में नहीं आता होगा। लेकिन चुनाव तो एक जाति के आधार पर तो नहीं जीता बीजेपी के जा साथ सकता। कभी जाते, कभी कांग्रेस के साथ जाते हैं आप। एक जाति के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, ये तो आप भी जानते हैं। नहीं, लेकिन ये क्या मतलब, अब एक जाति के साथ नहीं जीता जा सकता, तो ये तो उन्होंने एक नई परिपाटी शुरू कर दी ना कि एक सीट पर लोकसभा में या विधानसभा में आप टिक कर नहीं बैठ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कभी बीजेपी के पास जा रहे हैं, कभी आप कांग्रेस के पास जा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सुविधा की राजनीति का असर वोटर के मन में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल को नुकसान हो सकता है इन तमाम पिछले 1 साल की राजनीति में जो उन्होंने अल्टा पलटी जो की है? अभी आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही तेजा जी की जन्मस्थली पर हाँ। एक बवाल हुआ था। हाँ। उसके पीछे भी यही राजनीति थी जो खींवसर से चले आ रही है। वो हाँ। ऐसा इसलिए था कि वही हनुमान बेनीवाल वहां पर जब मंच पर गए, हाँ। और हमेशा वहाँ पर एक आयोजन होता है धार्मिक तौर पर, हाँ। उसमें हनुमान बेनीवाल जब गए तो मंच पर लड़ाई हो गई। जो कहा जा रहा था कि प्रत्याशी होंगे बीजेपी की तरफ से, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन पर ये पूरा ठीकरा फूटा कि उन्होंने ये करवाया, और उसका एक मैसेज ये गया कि हनुमान ही सही है, बाकी लोग राजनीति कर रहे हैं। हाँ। तो उससे भी जोड़ करके देखा जा रहा है कि खींवसर के उपचुनाव में इस बार उस बात का भी असर पड़ेगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के पक्ष में ऐसा माना जा रहा है कि वो पूरा का पूरा प्रकरण हुआ, वो गया, क्योंकि उन्होंने मंच पर से माइक छीना झपटी हुई। बहुत सारे लोग वहाँ पर जाट समाज का खासतौर पर जमावड़ा होता है, तो उस दिन तो ये जब विवाद हुआ पूरा, उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने वहाँ पर संबोधित किया। हनुमान बेनीवाल के लिए गठबंधन करके चुनाव लड़ना सही है या फिर अकेले ही दम पर इन चुनावों को लड़ना सही है? क्योंकि हनुमान बेनीवाल धीरे धीरे अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। वो एक लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे गोल वो अचीव करते हुए जा रहे हैं। मतलब हम ये नहीं सोचें कि वो अगले 5 साल में क्या करने जा रहे हैं, लेकिन वो भी इन मौजूदा चुनाव को वो बहुत इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। वो उस खींवसर सीट पर एक तरह से कहें कि अपना फोकस दबदबा रखना चाह रहे हैं। हो सकता है मिर्धा परिवार से कोई आ जाए, तो आपके नजरिए से क्या लग रहा है कि भाई अकेले दम पर चुनाव लड़ना बेहतर होगा? उनके मन में क्या चल रहा होगा अगर आप हनुमान बेनीवाल होते? नहीं, ये तो नहीं, अगर आप हनुमान बेनीवाल होते फंसाने वाली बात कर दी, तो आपके मन में क्या चल रहा है? अगर आप मेरे गृह जिले में हेमंत भी नागौर के ही है। तो नागौर की सियासत में अगर आप पूछेंगे कि भाई हनुमान बेनीवाल के पक्ष में क्या होगा या विपक्ष में क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हनुमान बेनीवाल जो है वो काबिलियत वाले इस मायने में नेता हैं कि वो युवाओं को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, आम जनता को आकर्षित करने की उनमें क्षमता है। नागौर में अगर खींवसर में देखी जाए तो, बाहर की मैं नहीं कहता हूं, लेकिन वहां पर है। अब देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि प्रत्याशियों के चयन को लेकर के, अब हनुमान बेनीवाल क्या अपनी पत्नी को वहां से खींवसर से खड़ा करते हैं, या हनुमान बेनीवाल अपने कार्यकर्ता को खड़ा करते हैं, तब भी एक इम्पैक्ट अलग होगा, तब भी वो सवाल बदल जाएंगे, वो स्थितियां बदल जाएंगी। अगर ज्योति मिर्धा वहां से खड़ी होती हैं तब भी एक अलग इम्पैक्ट होगा। तो प्रत्याशियों का जो चयन है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। वो खींवसर में भी महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आखिरकार वहां के समीकरण क्या होंगे और कौन वो सीट निकाल पाएगा। राजकुमार रौत मानगढ़ धाम में बड़े बड़े आयोजन करते हैं, आदिवासी अंचल, आदिवासी राज्य एक अलग बनना चाहिए।
गुजरात को मिला के, मध्य प्रदेश को मिला के, इधर राजस्थान का बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर वाला हिस्सा बना के वो एक अपनी अलग राजनीति पर चल रहे हैं। और वो 84 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। एक तरह से कहें कि सिटिंग उनकी सीट है, और दूसरी तरफ सलूम्बर की बात करें, इसके अलावा 84 में तो उसके बाद है दो ही। सीटों पर वो हाँ। चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये राजकुमार रौत के सामने क्या चुनौतियां हैं, राजकुमार रौत किस तरह की राजनीति करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चौथा फैक्टर क्या रोल प्ले करेगा इस बार के चुनाव में? देखिए, राजकुमार रोज जो है, अब वो अगर आप उस बेल्ट में देखें जहाँ पर जनजातीय अधिकता है क्षेत्र हाँ। में, उस बेल्ट में देखें तो कोई दो राय नहीं है कि राजकुमार रोज की पार्टी का उनका कद लगातार बढ़ रहा है। ये तो आप भी देखते आ रहे हैं कि कैसे विधायक जीते, उसके बाद संख्या बढ़ी, उसके बाद अब बीएपी का एक सांसद भी है रोध के रूप में। तो इतनी जल्दी अगर रोध के ग्राफ को, अगर राजकुमार रोध के ग्राफ को अगर आप देखते हैं तो आप उसमें ये पाएंगे कि बहुत जल्दी उनका राजनीतिक ग्राफ बढ़ रहा है। विधायक बने, सांसद बन गए इतनी कम उम्र में, उनकी पार्टी भी बहुत तेजी से फैली है। उसकी वजह यह है कि जो जनजातीय इलाके हैं वहाँ पर ना कांग्रेस उस तरीके से विकास करवा पाई, ना बीजेपी करवा पाई। इसलिए जब वो एक नई धारा के साथ खड़े हुए तो लोगों को ये उम्मीद लगी कि राजकुमार रोत उनके लिए एक नई किरण। आपने नागौर के लिए देखो खुल के नहीं बोला, आपने कह दिया कि गेंद मेरे पाले में फेंक दी, लेकिन मैं बांसवाड़ा का नहीं हूँ जी, लेकिन मैं खुलकर एक चीज़ बताऊंगा। आज की तारीख में जो रिलेवेंस, जो ज़रूरत और अहमियत राजकुमार रौत अपनी साबित करते हुए नजर आ रहे हैं, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर हम आज की तारीख में चर्चा कांग्रेस के नेताओं से करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो टीकाराम जूली या गोविंद सिंह डोटासरा यही कहते हैं कि अगर हमें गठबंधन करना है, गठबंधन का फैसला आला कमान लेगा। मना नहीं कर रहे हैं, वो तैयार हैं, वो तैयार हैं कि भाई हम पूरी तरह से गठबंधन करना चाहते हैं। ये तो खारिज कर देते, वो अपना संदेश दे देते, क्योंकि यहाँ से प्रदेश के नेता जो बोलेंगे वही बात तो जाकर आला कमान तक पहुँचेगी, और वो आला कमान का भी मूड भांपते हैं, जानते हैं, इसी वजह से ये गठबंधन की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, बीजेपी के भी आपने देखा होगा प्रभारी ने पिछले दिनों आकर राजकुमार रौत की तारीफ की थी। बीजेपी के ही प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की तरफ से तारीफ की गई थी। राजकुमार रौत ने हालांकि यहां तक कह दिया कि भाई बीजेपी की जो सरकार है, इसके मंत्रियों को खुद ही नहीं पता कि काम क्या करना है, वो हमलावर है। वो कह रहे हैं साफ तौर पर पूरी तरह से हमलावर है। तो राजकुमार रौत की रिलेवेंस को इस वजह से समझा जा सकता है, अपने आप नहीं, ये मतलब ये बाकी दल भी उनकी रिलेवेंस और इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, तो ये बड़ा फैक्टर रहने वाले हैं राजकुमार रौत। बिल्कुल रहने वाले हैं राजकुमार रौत, खासतौर पर वागड़ में जनजातीय इलाके में बहुत बड़ा फैक्टर, सिर्फ आज ही नहीं, आगे की जो भविष्य की राजनीति है उसमें भी रहने वाले हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि बीजेपी कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन आदिवासी इलाकों में उतना विकास नहीं हो पाया, और ये वजह रही। ये सिर्फ एक मुद्दा ये नहीं है कि भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, इसके इतर ये है कि धरातल पर क्या काम होना चाहिए था, क्या अगर आप जाएंगे तो चित्तौड़गढ़ के ग्रामीण इलाकों में, जो है वागड़ के ग्रामीण इलाकों में क्या मूलभूत सुविधाएं भी आज तक डेवलप हो पाई हैं, तो ये बड़ा सवाल है। दूसरा है राजकुमार रौत युवा है, तीसरा है सादगी से जनता के बीच में रहते हैं। जितना बड़ा नेता कोई, अगर मालवीय को आप देखें, अब महेंद्रजीत मालवीय, महेंद्र सिंह मालवीय, वो तो कहाँ हैं अभी आजकल? बड़ा नेता हुआ करते थे राजकुमार रौत से पहले उस इलाके के, अब आजकल कहाँ वो अलग बात है। लेकिन इन चुनावों के अंदर बीएपी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रहने वाली है। बीएपी लेकिन खुलकर ये बोल रही है, बीएपी खुलकर ये बोल रही है भाई हम किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे। यानी कि बीएपी अपनी ताकत को समझ रही है, और राजनीतिक दल और राजनीतिक जो राजनेता होते हैं वो हमेशा ऑप्शन ओपन करके चलते हैं, खोल कर चलते हैं। मतलब कहीं कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन वो खुलकर बोल रहे हैं भाई हम अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, समर्थन कोई देगा तो हमें दे दीजिए। तो जानते ही हैं रविंदर की राजनीति में संभावनाएं आखिरी स्तर तक रहती है। आपने देखा हरियाणा के चुनाव में क्या हुआ कि दोपहर को 1 बजे तक अशोक तंवर बीजेपी के मंच पर प्रचार कर रहे थे, 1 बजे के बाद में वो कांग्रेस के खेमे वो तो अशोक तंवर खुद बेचारे सोच रहे होंगे कि आखिर में राजनीति में क्या कुछ हो जाए। ठीक बात नहीं, ये आप कहीं पर भी देख लेंगे। भाई महेंद्र सिंह मालवीय की बात आई, वो खुद कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे, बीजेपी में आए, तो परिवर्तन कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण फैक्टर, ये तो हुए इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैक्टर जिसकी हम बात करने वाले थे, वो ये कि हरियाणा के रिजल्ट आए, और क्या अब हरियाणा का इम्पैक्ट राजस्थान के जो उपचुनाव हैं 7 सीटों पर, उन पर भी पड़ने वाला है। हरियाणा को लेकर यही कहा गया कि जमीन पर रहते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जंग लड़ी, और हरियाणा में कांग्रेस की जमीन को उन्होंने खींच लिया, खिसका दिया। ये हरियाणा का जो टॉनिक जो बीजेपी को मिला है, वो कितना कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरेगा। डबल इंजन की सरकार आपकी चल रही है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की तो एक ही सीट है यहां पर,
6 सीट तो बाकी राजनीतिक दलों की है, लेकिन बीजेपी ये चाहे ये एक तरह से कहेगी कि लिटमस टेस्ट के तौर पर परखेगी, जांचेगी। बीजेपी ये सोचकर चलेगी कि भाई हमारी सरकार कैसा काम कर रही है, ये उन नतीजों में परिलक्षित होना चाहिए। हालांकि जो नतीजे आएंगे उस लिहाज से फिर आप बयान देंगे कि देखिए हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है अगर अच्छी सीटें आई, या फिर कहेंगे कि भाई हमारे पास तो सिर्फ एक ही सीट थी इसलिए हमारे पास सीटें नहीं आई। लेकिन हरियाणा के चुनाव के नतीजों का असर झारखंड की बात कर लें या फिर हम साथ ही साथ महाराष्ट्र की बात कर लें, उन दोनों जगहों पर जरूर पड़ने वाला है। और एक बात और यहाँ पे फैक्टर, जनता जनार्दन जो वोटर है उस वोटर के लिहाज से देखें, ये उपचुनाव अगर हम राजस्थान की बात करें, ये सरकार बनाने वाला चुनाव नहीं है, सरकार बिगाड़ने वाला चुनाव नहीं है। अब ये प्रत्याशी को जहन में रखकर वोट डालेंगे। अब हर कोई कहेगा अगर हम यहाँ पे बात रखेंगे कि अपनी जात के आधार पर वो वोट देंगे, ये सच्चाई है। अब हो सकता है कि हमको कुछ बातें अपनी तरफ से, लेकिन ये सच्चाई है कि अमूमन हमारे देश में ये कड़वी सच्चाई जो होनी नहीं चाहिए। अपने पसंद की जो वोट होती है वो उसी प्रत्याशी को डालते हैं उससे जाति से संबंधित होता है। आप क्या उस राजनीतिक दल को वोट देंगे, या जो बीजेपी की सरकार काम करे डबल इंजन की उस लिहाज से देंगे, या विपक्ष के तौर पर कांग्रेस अच्छा काम करे, तो वोटर के मन में भी कई सारी चीजें चल रही होंगी उसी लिहाज से। बीजेपी के जहन में ये बात है कि जैसे अमूमन कहा जाता है कि भाई उपचुनाव तो सरकार के ही होते हैं, क्योंकि सरकार काम कर रही होती है, जनता को उम्मीद है कि अगर हम इस सरकार में जिता करके भेजेंगे तो हमारे और ज़्यादा विकास के काम होंगे। लेकिन हमने देखा कि कैसे टीटी जो है वो मंत्री भी पहले बना दिया था, फिर भी बाई इलेक्शन हार कर्णपुर से, है ना। तो राजस्थान की तासीर भी कुछ ऐसी ही है, जैसे वो हरियाणा वाले कहते हैं यो हरियाणा है प्रधान, है ना। तो राजस्थान में क्या कहते हैं, राजस्थान वाले भी कहते हैं क्या कहते हैं, ये राजस्थान है प्रधान। तो यहाँ पर भी ऐसे कोई बाहर से ऊपर उठा करके आप नहीं कह सकते कि आखिरकार अंदरूनी क्या चल रहा है। तो वो तो जनता जब अपना मत देगी तभी सामने आ पाएगा। तो 13 नवंबर तक जब तक वोट नहीं डलेगा मजा आएगा राजनीति देखने में, बिल्कुल मजा आएगा। और हम ऐसे बैठते रहेंगे अपने दर्शकों के साथ बात। किस मुद्दे पर, किस सवाल पर, किस विषय पर आप बातचीत को देखना समझना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। और अच्छा लगेगा आपको, जो खराबी लग रही है, कमी लग रही है, वो कमेंट के जरिए बताएं। जो चीज़ अच्छी है और जो आप चाहते हैं कि हम आप तक जानकारी लेकर आएँ इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, वो भी बताइएगा। और 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर अगर आपके पास में कोई अलग से जानकारी है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या हमारी बातचीत के अलावा इतर हो सकता है, कौन से फैक्टर और ज़्यादा है वो मायने रखते हैं। आपके लिए क्या मायने रखता है वोट को लेकर के? क्या आप रोजगार चाहते हैं, उस पर वोट डालना चाहते हैं? क्या आप स्थानीय लोकल मुद्दों को लेकर वोट डालना चाह रहे हैं? क्या आप राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों से प्रभावित होते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ी बात होती है कि जब डबल इंजन की सरकार है तो ना केवल स्टेट के मुद्दे बल्कि नेशनल के मुद्दे भी इसमें आएंगे। चुनाव के दौरान क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देश में, कैसे सरकार मजबूती के साथ, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती के साथ काम कर रही है, क्या हम पाकिस्तान को ढंग से जवाब दे पा रहे हैं, रोजगार देश में, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई, ये तमाम ऐसे इश्यूज़ हैं। क्या आप इन पर भी बात करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। आपको ये कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट, ये आप हमें ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।